हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करने वाले हैं संसद का पहला भाग, लोकसभा। वैसे तो संसद की अगर हम बात करें तो उसका अंदरूनी जो स्वरूप होता है वो इस तरीके से होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो स्वरूप है जहाँ लोकसभा के सांसद बैठते हैं, चाहे वो पक्ष का है या फिर विपक्ष का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना और इस वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर वॉच करना है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, हमारी जो लास्ट क्लास रही थी जिसके अंदर हमने संसद टॉपिक किया था, संसद के कल भाग बताए थे मैंने आपको, दो भाग होते हैं। वह उसका जो तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। कल जो हमने टॉपिक किया था संसद था, उसका पहला भाग आज हम करने वाले हैं। संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट तक जरूर वॉच करना है और इस टॉपिक को आपने अपनी कॉपी पर जरूर राइट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर 6 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ये जो लोकसभा है इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि लोकसभा का गठन कैसे हुआ और इसकी कार्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लोकसभा खत्म होने के पश्चात हम करेंगे राज्यसभा, कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है और राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो कार्य करती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको। तो हम शुरू करने वाले हैं लोकसभा का गठन। आपने नाम सुना होगा लोकसभा का, नाम सुना होगा। हमने ये भी सुना है कि लोकसभा का सदस्य हमारे क्षेत्र से ये चुना गया। और ये भी देखा होगा कि जब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश में होते हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय के अंदर करवाए जाते हैं। तो हम इसका करेंगे सबसे पहले गठन। देखो, इसके गठन के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखने हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको इसके पॉइंट याद हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या। इसके बाद आता है कि जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसके लिए क्या क्या योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। चौथा आता है इसके अंदर कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। पांचवा आ जाएगा इसके अंदर अधिवेशन, कि जो लोकसभा की बैठक है इस बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, किसके द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। और छठा आ जाएगा इसके अंदर पदाधिकारी, छठा पॉइंट आ जाएगा इसमें पदाधिकारी। ध्यान से सुनना, ये जो पदाधिकारी है वो दो भागों में बंटा होता है। एक तो होता है इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा आ जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक अध्यक्ष का पद होगा, दूसरा उपाध्यक्ष का पद होगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सिर्फ लोकसभा के गठन के ऊपर ही बेस्ड रहेगी, ध्यान में रखना है आपने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था सदस्य संख्या। पहला पॉइंट है इसके अंदर सदस्य संख्या। देखो, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई है। कुल सदस्यों की संख्या 552 निश्चित की गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी लोकसभा है, जो हमारी लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सदस्यों की बात कर रहा था यहाँ पे कि कुल सदस्यों की संख्या है वो तो 552 निश्चित की गई है। ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान की अगर हम बात करें, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए या लोकसभा के कार्यों को बांटने के लिए लोकसभा
के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया, या फिर ऐसे कहें कि कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया, जैसे गोवा हो गया, दमन-दीव हो गया। इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था अधिनियम 1987 के अनुसार। इसके पश्चात लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी और इसके पश्चात लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निश्चित कर दी गई कि जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। अब ये जो 552 सदस्य चुने गए थे, निर्धारित किए गए कि इनका चुनाव कहाँ-कहाँ से होगा, कितने सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे, कितने राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, जिसे अपने यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो देखिएगा अब इनके विभाजन किस प्रकार होता है। 552 संख्या हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है राज्यों से निर्वाचन। देखो, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्यों से, तो 530 सदस्य चुने जाते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से 20 सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम टोटल करें तो 530 और 20 550 हो गए, 550 और 2 552 हो गए। ये होगी यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। ध्यान में रखना है आपने। दोबारा से बता देता हूँ इसको कि कुल सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई है। जो राज्यों से 530 सदस्यों का चुनाव होता है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य और 2 सदस्य अंगल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान में रखना है आपने। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आता है इसका निर्वाचन, कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो इनका जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, कि जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। दूसरा, जिनका नाम अपने मत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल है, जिसका नाम अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल है, वही व्यक्ति लोकसभा के चुनावों में भाग ले सकता है। पहली चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव किया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ध्यान में रखना है आपने इसको, कि इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ध्यान से सुनना इसको। समझ में आ गया आपको इतना। अब हम चलते हैं आगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आता है इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। अगर मान लीजिए मैंने लोकसभा का सदस्य बनना है तो मेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो मेरी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष हो या फिर उससे अधिक हो। तीसरी योग्यता इसके अंदर आती है कि वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ओके। चौथी आ जाएगी इसके अंदर कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये जो लाभ का पद है इसके अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि वह किसी गवर्नमेंट पद पर ना हो, यानी कि किसी सरकारी पद पर न हो। ऐसा व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि उसको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति को पहले अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये जो सरकारी पद है उसे त्यागना पड़ेगा। उसके पश्चात ही वो लोकसभा सदस्य के लिए वो मतदान में, चुनावों में भाग ले सकता है। उम्मीदवार पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। समझ आ गया आपको इतना। अब हम चलते हैं आगे इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है इसका कार्यकाल, कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन लोकसभा को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पहले भी समाप्त
किया जा सकता है। देखो, जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त है सदन में, तब तक सरकार अपने पद पर कार्य करती रहेगी। यदि लोकसभा के अंदर सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया है, उसका विश्वास समाप्त हो गया है, तो वो सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और दूसरी चीज कि यदि लोकसभा को भंग करना है, उसे समय से पहले समाप्त करना है, तो लोकसभा को समाप्त करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। देखिए, अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये जो राष्ट्रपति है, कब तक लोकसभा को भंग नहीं करेगा, जब तक प्रधानमंत्री उन्हें नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समाप्त कर सकता है, लोकसभा को वो भंग कर सकता है। समझ आ गया आपको इतना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। लोकसभा को अब तक 9 बार भंग किया जा चुका है समय से पहले। या तो प्रधानमंत्री के कहने पर उसे भंग किया गया होगा, या फिर उसके द्वारा, जो विपक्ष के अंदर सत्ता होगी उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटाया गया होगा। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। समझ आ गया आपको इतना। अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर 5 नंबर, अधिवेशन। 5 नंबर पॉइंट है इसके अंदर, अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक बुलाना। चाहे बैठक लोकसभा की हो या बैठक राज्यसभा की हो, इन दोनों की बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। इन दोनों की बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जब चाहे इनकी बैठक आपातकाल में बुलाई जा सकती है, लेकिन एक शर्त है कि आपातकालीन जो बैठक है उसके लिए समय निर्धारित है, 24 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य होता है, तभी आपातकाल। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये जो समय है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? अगर मान लीजिए देश के अंदर किसी बाहरी विदेशी शक्ति के द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया हो, युद्ध जैसी समस्या बन गई हो, तो वहाँ ये 24 घंटे मान्य नहीं रखते। तो वहाँ क्या होता है कि तुरंत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा की आपातकाल बैठक बुलाई जाती है और तुरंत ही निर्णय लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है, और इसे समाप्त करने, इसे स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। ध्यान, समझ आ गया आपको इतना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोकसभा की जो बैठक बुलाई जाती है, कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक, यानी कि 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लोकसभा की वर्ष में 2 बार बैठक बुलाई जाती है, 2 बार बुलाई जाएगी, लेकिन उन 2 बार बैठक के अंदर 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता। अगर लोकसभा समय पर बैठक नहीं बुलाती है तो बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकसभा की बैठक को बुला सकता है। समझ गए इतना। अब हम चलते हैं आगे 6 नंबर पॉइंट पर। 6 नंबर पॉइंट था लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी, इसके अंदर 2 व्यक्ति आते हैं। एक तो आता है इसके अंदर अध्यक्ष, जिसे अपने लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। दूसरा आता है उपाध्यक्ष, जो लोकसभा उपाध्यक्ष कहलाता है। अगर इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, इनका जो चुनाव है, वो तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। इनका जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, सॉरी, यहाँ पे राज्यसभा नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ इनका जो चुनाव है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, वो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के करते हैं। लेकिन इनकी जो नियुक्ति है, लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही करते हैं। मान लीजिए वर्तमान में लोकसभा के 550 सदस्य चुने गए, तो इन 550 में से ही एक व्यक्ति होगा जिसे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा और एक उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब ये तो आगे इनकी नियुक्ति की। यदि बात आ जाए इनको हटाने की तो इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, चाहे तो वो लोकसभा के अंदर प्रारंभ हो जाए या फिर राज्यसभा में प्रारंभ हो जाए, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। जिस भी सदन में प्रारंभ होगी वहां प्रस्ताव रखने से पहले, चाहे अध्यक्ष को हटाया जा रहा है चाहे उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है, जिसको भी हटाया जाएगा उसे सूचना देना बहुत अनिवार्य होता है। यदि बिना सूचना के प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अध्यक्ष अपने पद से नहीं हटेगा। और ये जो सूचना है, प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो सूचना है 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, उसके पश्चात प्रक्रिया शुरू होती है। और यदि दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त करना है तो दोनों सदनों से कितना बहुमत चाहिए? 3/4 बहुमत। लोकसभा से भी 3/4 बहुमत चाहिए और राज्यसभा से भी 3/4 बहुमत चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियाँ, कि हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका क्या क्या कार्य होता है, कौन सी शक्तियाँ होती हैं। और दूसरा, लोकसभा की कार्यशक्तियाँ, कल की क्लास हम इसके ऊपर रहेगी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके पास यदि कोई बुक है तो आप उस बुक से पहले इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक को। और हमने जो संसद का टॉपिक किया था आपने उसे भी अच्छे से तैयार करना है, और जो लोकसभा का टॉपिक था, लोकसभा का जो गठन था उसे भी अच्छे से तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पॉइंट याद करने हैं। यदि आपको पॉइंट याद हैं तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, और जिन्होंने पहले की क्लासें वॉच नहीं की हैं प्लीज़ वो पहले की क्लासों को ज़रूर वॉच करते रहें जैसे भी आपको समय मिलता है, और उन्हें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।